गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हमने पिछली कक्षा में पढ़ा स्वतंत्र भारत में लोकतंत्र और राजनीतिक संस्थाओं की कार्य प्रणाली। उसके अंतर्गत हमने पढ़ा पहला आम चुनाव 1952। उसमें हमने पढ़ा कैसे जो चुनाव की जो व्यवस्था है, लोकतंत्र की व्यवस्था है, राजनीतिक जो संस्थाएं हैं उनकी कार्य प्रणाली है, उसके बारे में हमने पढ़ा। पहला जो आम चुनाव है उसकी जो खास बातें हैं उसके बारे में हमने पढ़ा। चुनाव की किस तरह से व्यवस्था किया गया आम चुनाव के लिए, इसके बारे में हमने पढ़ा। आज हम पढ़ेंगे एक दल का वर्चस्व। एक दल का वर्चस्व मतलब एक दल का जो प्रभुत्व है, जो बोलबाला है, उसके बारे में हम पढ़ेंगे कि उस समय जो जो दल था उसका किस तरह से वर्चस्व था, कितने समय तक वह चला, इसके बारे में हम पढ़ेंगे। तो स्वतंत्र भारत के बाद होने वाले जो प्रथम आम चुनाव थे, जो 3 पंचवर्षीय जो चुनाव थे, जैसे 1952, 1957 और 1962, इस जो चुनाव का जो ये दौर रहा उस समय जो कांग्रेस की जो दबदबा है, जो वर्चस्व है, वो बहुत ही अधिक रहा। इन तीनों पंचवर्षीय जो चुनाव हुई उसमें इनका वर्चस्व रहा, दबदबा रहा। कोई भी पार्टी अकेले 10% से ज्यादा जो मत है, वोट है, प्राप्त नहीं कर सकी। कांग्रेस के लगातार 70% से ज्यादा वोट जीते, जबकि उन्होंने 45% मत हासिल किए थे। कांग्रेस ने देश के अधिकतर राज्यों में भी अपनी सरकार बनाई, क्योंकि उस समय मतलब जब हमारा देश आजाद नहीं हुआ था, जब गुलाम था, और उस समय जो नेताएं थे जो आजादी में जो भाग लिए थे, उनमें से जो नेताएं थे वो अधिकतर जो थे, ज्यादातर वो कांग्रेस के नेता थे। तो उस तरह से जब देश को आजादी मिली उस समय जो कांग्रेस का जो दल था, उनका जो वर्चस्व था, जो बोलबाला था, वो अधिक था। इसलिए जो दूसरे जो दल थे उनको चुनाव के समय में कोई महत्व या जो वर्चस्व है वो प्राप्त नहीं हो पाया। हालांकि इस दौरान केंद्र और राज्यों में एक ही दल का जो शासन रहा, लेकिन इस दल में लगभग सभी प्रमुख जो राजनीतिक विचारधाराओं के लोग थे वो शामिल थे। एक दल के दबदबे वाली इन परिस्थितियों में बड़ा राजनीतिक मुकाबला कांग्रेस ने अपने भीतर विभिन्न जो गुट थे, अलग अलग जो गुट थे, उनके बीच होता था, जिससे पार्टी के भीतर लोकतांत्रिक प्रक्रियाओं को मजबूती मिली। दूसरे राजनीतिक दल चुनाव तो लड़ते थे, लेकिन कांग्रेस की जो उल्लेखनीय चुनौती थी उनको नहीं दे पाते थे, उनको चुनौती नहीं दे पाते थे। चूंकि मैंने बताया, क्योंकि आजादी के समय में जो भाग लिए थे, आजाद कराने के लिए देश को जो नेताएं थे भाग लिए थे, वो ज्यादातर कांग्रेस दल से रिलेटेड थे, उनसे जुड़े हुए थे। तो इस तरह से जो कांग्रेस की जो दल है उसको सबसे ज्यादा वोट प्राप्त होता था। हमारे संविधान ने जिस लोकतांत्रिक व्यवस्था की कल्पना की थी, यह उस तरफ बढ़ने का एक महत्वपूर्ण पड़ाव था। यह भारतीय लोकतंत्र की विशिष्टता है कि 20-25 वर्ष तक एक ही पार्टी की दबदबा रही, और उसके बावजूद वहां की जो बहुदलीय व्यवस्था है वो बनी रही। जैसे कई क्षेत्रीय दल रहे, और कांग्रेस का भी विघटन हुआ, तो विघटन के पश्चात कई जो थे वो कांग्रेस से अलग होकर उन्होंने अलग नाम दिया अपने दल को। जैसे इंदिरा कांग्रेस, इसका नाम आया, और वो अपनी इंदिरा कांग्रेस के नाम से अपना एक अलग दल बनाए। इसके बाद हम पढ़ेंगे जो जमींदारी प्रथा थी 1949 से 1956, इसके बीच जो है जमींदारी प्रथा को खत्म करने के लिए जो व्यवस्था किया गया, इसके बारे में हम पढ़ेंगे। क्योंकि जो अंग्रेज थे, अंग्रेज जो है हमारे देश को गुलाम करके रखे थे, उसे कब्जा करके रखे थे। तो अंग्रेज जो शासन काल में देश के जो अधिकांश भाग था उसमें जमींदारी प्रथा चलती थी। अलग अलग क्षेत्र में इसको अलग अलग नाम से बुलाया जाता था, जैसे जमींदार, मालगुजार, गौटिया, जागीरदार, ऐसे अनेक नाम थे। वे शासन की ओर से किसानों से लगान इकट्ठा करते थे। शासन की ओर से मतलब किसकी ओर से? अंग्रेजों की ओर से। लगान मतलब टैक्स, कर, चुंगी वसूल करते थे। वे किसानों से मनमाने लगान वसूल करते थे अपनी मनमानी तरीके से, और न दे पाने पर किसानों से उनकी जमीनों को हथिया लिया जाता था, उनको जमीन से बेदखल कर दिया जाता था, और पूरे गांव पर उनका दबदबा रहता था, और सबको उनके लिए बेगार करना पड़ता था। मतलब
जो जमींदार थे, जो मालगुजार, जो गौटिया थे, वे अगर किसान उनको लगान नहीं देते थे तो ऐसी स्थिति में जो किसान के जमीनों को हथिया लिया करते थे और मजदूरों से, किसानों से बेगारी करवाया करते थे, उनसे मजदूरी करवाया करते थे और उनकी जो मेहनताना है उनको नहीं दिया जाता था। स्वतंत्रता के बाद राज्य सरकारों का पहला काम था कि जमींदारी प्रथा जो है उसको खत्म करना था। लगभग हर राज्य में जमींदारी उन्मूलन, बेरोजगारी समाप्ति और किसानों को भूमि वितरण संबंधी कानून बनाने के लिए एक पहल किया गया। हमें पिछले अध्याय में देखा था कि किस प्रकार से में जमींदारी जो थे, जमींदार थे, उनकी कानूनी अड़चने पैदा की और किस प्रकार से संविधान के पहले संशोधन से उसका हल निकाला गया। तो 1956 तक पूरे देश में जमींदारी प्रथा जो है वो समाप्त कर दी गई और जमींदारों के जमीन का जो पुनर्वितरण मतलब जो जमींदारों के द्वारा जो किसानों की जमीनों को जो हथियाया गया था, उनको फिर से उनको वितरण जो है उनको किसानों को लौटाना शुरू किया जा चुका था। इससे लगभग 200 लाख जो किसान थे, जो किसान परिवार थे, वो लाभान्वित हुए। उनको उनका जो जमीन था, उनकी संपत्ति थी, उनको वापस दिला दिया गया। इससे लगभग 200 लाख किसान जो लाभान्वित हुए और प्रायः जो मध्यम वर्ग के जो किसान थे, इनको ज्यादा मतलब कि लाभ हुआ, वो मालिक बने अपने संपत्ति का। इस तरह के प्रयासों से मध्यम जो किसान के हालात तो सुधरे, मगर जमींदारों की जो जमीन पर अधिकार पूरी तरह से खत्म नहीं हो पाया और वे कई हथकंडे अपनाकर जमीन पर अपना अधिकार बचाने में सफल रहे। गरीब किसान और भूमिहीन जो अभी भी जो है जमीन से वंचित रहे। मतलब उस समय जब अंग्रेजों के शासनकाल में 1949-1956 में जब अंग्रेज जो यहाँ से आजादी के बाद अंग्रेज तो चले गए, लेकिन जो जमींदारी जो प्रथा थी वो रह गई थी, तो उससे पूरी तरह से छुटकारा नहीं दिला पाए थे, लेकिन धीरे धीरे जो है जमींदारी प्रथा जो है वो समाप्त हो गई। इसके बाद हम पढ़ेंगे हिंदू कोड बिल। हिंदू कोड बिल जो है 1952 से 1956 में तैयार किया गया भीमराव अंबेडकर के द्वारा। तो पहले हम चुनाव से भी पहले संविधान सभा में हिंदू समाज में महिलाओं के अधिकारों को स्थापित करने और जातिवाद को कमजोर करने तथा देश भर में हिंदुओं के परिवारों और संपत्ति संबंधी कानूनों को व्यवस्थित करने के उद्देश्य से एक व्यापक हिंदू कोड बिल तैयार किया गया था, जिसमें महिला और पुरुष सबको समान अधिकार प्राप्त हो। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने इसको तैयार करके संविधान सभा में पेश करने में अहम भूमिका निभाई थी और पंडित जवाहरलाल नेहरू भी थे इसके समर्थन में। मगर कुछ जो रूढ़िवादी हिंदू थे, जो जातिवाद को मान्यता देते थे और पुरुष प्रधान जो मानते थे और महिलाओं को तुच्छ समझते थे, जो उनका अधिकार नहीं देते थे, इन लोगों ने इसका विरोध किया और पहले आम चुनाव के बाद इसे उठाने का निर्णय हुआ। इससे दुखी होकर डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने मंत्रिमंडल से त्यागपत्र दे दिया। राजनीतिक रूप से गहरे मतभेद उत्पन्न करने वाले इस बिल के बारे में हम और आगे पढ़ेंगे। इसके बारे में हम जानेंगे कि अंग्रेजों के समय में पूरे देश के लिए अपराध जैसे चोरी, हत्या, लूटपाट, इससे संबंधित जो समान कानून जो है वो लागू हुआ था, जिससे क्रिमिनल कोड कहते हैं, है ना। लेकिन जहाँ तक जैसे पारिवारिक जो अपराध है, शादी है, तलाक है, बच्चे को गोद लेना है, धर्म से संबंधित जो मामले हैं, इस पर कोई न्याय, इस आधार पर जो न्याय है वो नहीं लिया जाता था। लेकिन जो न्याय लिया जाता था वो धर्म के आधार पर लिया जाता था। अक्सर एक ही धर्म के लोग जो है वो अलग अलग कानूनी व्यवस्थाएं भी थी, लेकिन सामान्यतः सभी जो धर्म थे, धर्मों में नियम जो थी पितृ सत्तात्मक थी। पितृ सत्तात्मक मतलब जो पिता की जो संपत्ति है उस पर महिलाओं का जो अधिकार नहीं होना, सिर्फ पुरुषों का अधिकार होना। क्योंकि हमारा देश जो है पुरुष प्रधान था, वो महिलाओं को समान अधिकार नहीं देते थे। हिंदू समाज में 19वीं सदी से ही
महिलाओं के अधिकारों के लिए व जाति प्रथा के विरुद्ध सुधार आंदोलन चल रहे थे। स्वतंत्रता आंदोलन में भी काफी संख्या में महिलाओं ने तथा कथित जो निम्न जाति के जो महिलाएं थी, निम्न वर्ग के जो थे, नीचे वर्ग के जो नीच जाति के जो महिलाएं थी, उन लोगों ने भी इसमें बढ़ चढ़कर भाग लिया कि स्वतंत्रता मिलते ही उनकी स्थिति में सुधार लाने के लिए कानून बनाए जाएंगे। इसी अपेक्षा को पूरा करने के लिए हिंदू कोड बिल जो है वो तैयार किया गया था। हिंदुओं के बीच प्रचलित जो विभिन्न कानूनों के एकीकरण के अलावा यह बिल जो है हिंदू समाज के जो कुछ महत्वपूर्ण सुधार लाना चाहता था, उसके बारे में महत्वपूर्ण जो प्रस्ताव है वो रखा गया। इनमें से जो प्रस्ताव वो इस तरह से है कि अगर परिवार की जो मुखिया है, अगर उसकी मृत्यु हो जाती है बिना वसीयत बनाए, तो उसकी जो संपत्ति है उसमें उसकी पत्नी और उसकी पुत्री दोनों का अधिकार होगा। सिर्फ पुत्र का ही उसमें हिस्सा नहीं होगा। पहले केवल क्या होता था, सिर्फ जो पुत्र होते थे उनको ही अधिकार प्राप्त होता था, उनको ही संपत्ति मिलता था। पत्नी जो होती थी या पुत्री होती थी उनको अधिकार नहीं मिलता था। लेकिन अब जो कानूनी जो व्यवस्था है उसमें ये व्यवस्था किया गया कि पिता की जो संपत्ति है उसमें पुत्री की भी बराबर का जो हिस्सा है वो रहेगा। पत्नी या पति है वो पत्नी के जीवित रहते हुए अपनी जो एक विवाहित जो पत्नी है उसके जीवित रहते हुए कोई दूसरी जो औरत है या स्त्री है उससे विवाह नहीं कर सकता है। अगर वो ऐसा करता है तो उस विवाह को अवैध जो है उसे ठहराया जाएगा। पहले केवल महिलाओं पर लागू था, पर अब इसे पुरुषों पर भी लागू किया गया है। पति व पत्नी दोनों को विशेष परिस्थितियों में तलाक लेने का जो अधिकार है वो दिया गया है कि अगर पति पत्नी आपस में नहीं रह सकते एक दूसरे के साथ, अगर उनके बीच में वैवाहिक जो संबंध है उसमें कोई विपत्ति आती है या उसमें कोई दुविधा उत्पन्न होता है या किसी तरह का कोई कठिनाई आती है, तो पति पत्नी दोनों जो है वो एक दूसरे के साथ न रहने का जो विचार है वो ले सकते हैं और इस तरह से वो तलाक जो है ले सकते हैं। अंतरजातीय विवाह को कानूनी मंजूरी मिला। अंतरजातीय विवाह मतलब अपने बिरादरी, अपने जात से बाहर किसी भी दूसरे जाति में विवाह करने का जो अधिकार है वो कानूनी अधिकार प्राप्त हुआ। किसी भी जाति के बच्चे को गोद लेने का जो अधिकार है वो उसे वैध घोषित किया गया। इस तरह से परंपरावादी हिंदुओं ने इन प्रावधानों का कड़ा विरोध किया और यह कहते हुए किया कि हिंदू धर्म से छेड़छाड़ है और यह हिंदू सामाजिक व्यवस्था को छिन्न भिन्न कर देगा। उन्हें ये लगने लगा कि जो हिंदू धर्म है इसका छेड़छाड़ किया जा रहा है, हिंदू धर्म के विपरीत है। इसमें से न केवल हिंदू महासभा और जनसंघ और जैसे परंपरावादी दल थे, बल्कि कांग्रेस के शीर्षस्थ नेता जैसे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ये भी शामिल थे। इसके विरुद्ध सुधारवादी हिंदुओं व महिला जो सांसद का कहना था कि जातिवाद का खात्मा और महिला व पुरुष में समानता लाए बिना समाज में न्याय और समानता के सिद्धांत स्थापित नहीं हो सकता है। यह विवाद जो है 1952 के आम चुनाव का एक प्रमुख मुद्दा बना और कांग्रेस के जो भारी जीत है इसके चलते कानून का विरोध कमजोर हुआ और कानून में भी कई जो बदलाव किए गए जिस कारण से उनका विरोध कम हुआ, जिससे एक कानून की जगह 4 अलग अलग कानून के रूप में पारित किया गया। देश के जो सामाजिक बदलाव लाने व महिलाओं को समान अधिकार दिलाने की दिशा में यह एक निर्णायक कदम उठाया गया था और इस तरह से जो कांग्रेस का जो वर्चस्व है वो स्थापित होने लगा।